So we have studied about some data structures. और उसमें हमने देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों चाहिए होता है, बिकॉज कंप्यूटर साइंस में आप डेटा कैसे रखते हो, फिर उसको एक्सेस कैसे करते हो, उसको मॉडिफाई कैसे करते हो, उसमें कौन सा ऑपरेशंस करते हो, ये बहुत ही मैटर करता है कि वो किस टाइप के स्ट्रक्चर में मौजूद है। तो उसमें आपने एरे सुना था, उसमें आपने लिंक लिस्ट सुना था, उसमें आपने स्टैक सुना था। अभी हम लोग एक और डेटा स्ट्रक्चर बात, उसका नाम है क्यू, जिनको हम लोग क्यूज कहते हैं। अब ये क्यूज ये ऐसा वर्ड जो मुझे फनी लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ये प्रोनाउंसिएशन इस क्यू का है, बाकी ये सब वर्ड रिडंडेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे तो अगर आप सिर्फ ये क्यू लिखते तो इसको क्यू पढ़ा जाता, ठीक है, बाकी इतने सारे ये लिखना पड़ रहा है, तो दीज थिंग्स आर रिडंडेंट। अब ये क्यूज क्या, ये डेटा स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो क्या फॉलो करता है, इसको हम लोग कहते हैं FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू मतलब क्या होता है? कतार। जब एक लाइन में हम लोग लगते हैं, सपोज आप लोग कहीं पे मूवी टिकट ले रहे होते हो तो वहां पे आप लाइन में लग जाते हो। आप लोग कहीं पे सपोज कहीं और चीज, जब सपोज फुटबॉल आप खेल रहे हो तो वहां पे प्लेयर्स का सिलेक्शन हो रहा है, तो वहां पे आपको एक अपना स्पोर्ट्स को जो है लाइन में लगा देता है। तो ये लाइन में लग जाना, सपोज पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, यहाँ पे कुछ काउंटर हो सकता है, ठीक है। जो इस लाइन में पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आया उसको पहले दिया जाएगा। अब ये क्यू कहाँ पे यूज होता है? ये क्यू यूज होता है, सपोज अगर आपने देखा जब आप प्रिंट करते होते, जब आप प्रिंट कर रहे होते कोई डॉक्यूमेंट, आपको मैं एग्जांपल दे रहा, आपने वर्ड, आप लोगों ने सबने पढ़ा, आप प्रिंट देते हो। अगर आप मल्टीपल प्रिंट्स दे दोगे, आपने डॉक्यूमेंट 1 को प्रिंट दे दिया पहले, फिर डॉक्यूमेंट 2 प्रिंट दे दिया, फिर डॉक्यूमेंट 3 प्रिंट दे दिया, तो ये ऐसे एक क्यू बनाएगा। इट विल बिकम D1, D2 पहले इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको ये प्रिंट करेगा, फिर इसको ये प्रिंट करेगा। ये कहां पे इसको स्टोर करके रखा? ये एक डेटा स्ट्रक्चर में रखा, जिसको हम लोग क्यू कहते हैं, ठीक है। अब क्यू में क्या होता है? जब क्यू में आप किसी चीज को डालते हो, जैसे हमने स्टैक में कोई चीज, उसको हम लोग पुश कहते थे, क्यू में हम लोग उसको NQ कहते हैं। कोई चीज डालने को हम लोग NQ कहते हैं, कोई चीज पुश करने को NQ कहते हैं, और उसमें से कोई चीज निकालने को हम लोग DQ कहते हैं। दिस आर ऑप्शनल टर्मिनोलॉजी जो जनरली यूज होता है। कि मैंने एग्जांपल आपको दिया कि प्रिंटर में जब आप कोई चीज प्रिंट करते हो, आप अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हो तो वो 1 by 1 प्रिंट करेगा, उसमें जो पहले दिया था वो पहले प्रिंट करेगा, जो बाद में दिया था वो बाद में प्रिंट करेगा। द रूल दैट इट यूजेस इज कॉल्ड एज FIFO, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आपने दिया वो पहले ही बाहर निकलेगा। क्यू का एग्जांपल मतलब जो कतार होता है। सिमिलरली कहां पे यूज होता है? कस्टमर सर्विस कॉल क्यूज में। जब आप कस्टमर केयर को कॉल करते हो, सपोज आप लोग कॉल कर सकते हो एयरटेल कस्टमर केयर को, या जियो कस्टमर केयर, या कहीं और एयरलाइन कस्टमर केयर को, वहां पे बहुत सारी कॉल्स आ रही होती है उनको, वो भी उसको क्यू में डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज ये कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3 ऐसे करके। और जैसे यहाँ पे सपोर्ट टीम जो है उसमें से कोई बंदा फ्री होगा तो वो सपोर्ट टीम यहाँ से एक बंदे को DQ करता है, DQ मतलब इससे निकालता है और उसको अटेंड करता है। आफ्टर दैट फिर C2, फिर C3 ऐसे ऐसे करके वो DQ करते रहते हैं। और जो नया कस्टमर आता है तो उसको वो NQ कर देते हैं, NQ एट द एंड ऑफ द क्यू। तो ऐसे क्यू काम करते हैं। या आप सपोज व्हाट्सएप या टेलीग्राम में मैसेज, अगर आप मल्टीपल मैसेज भेज रहे हो, आपका नेटवर्क इशू है कुछ, तो आपने पहले मैसेज 1 भेजा, मैसेज 2 भेजा बाद में, तो वो क्यू में आ जाते हैं। और जैसे आपका नेटवर्क आएगा तो फिर मैसेज 1 जाएगा, मैसेज 2 जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो मैसेज जाते रहेंगे, ठीक है। डिपेंड्स, वो साइज ऑफ मैसेज पे भी डिपेंड करता है कि अगर कोई मैसेज का साइज बहुत बड़ा तो वो पहले ही जाता है, कि वो प्रोसेस जल्दी होता है, नॉट नेसेसरीली कि वो क्यू में ही जाएगा, पर जनरली क्यू में होता है। वैसे ही CPU टास्क है, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे वहां पर भी आप देखोगे कोई नया टास्क होता है, सब आपने कंप्यूटर ऑन किया और मल्टीपल चीज चल रहा है, आपने पेंट पे क्लिक किया पहले, ठीक है, वैसे ही क्रोम पे क्लिक किया, ये भी क्यू में चला जाता है। पहले इसको एडेंट करो, फिर इसको इस हिसाब में एडेंट करो, ताकि जो फर्स्ट इन गया है वो फर्स्ट आउट, यानी उसको फर्स्ट सर्व किया। इसको कभी हम लोग कहते हैं FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगी। यहां पे भी वही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये क्यू ऐसे काम करता है, ठीक है। मैंने कौन सी चीज बताई इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो काम करता है ऑन दिस प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड एज FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस मिलेगा। अब इसमें 2 ऑपरेशन इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला ऑपरेशन क्या है, जिसको हम लोग NQ कहते हैं। NQ मतलब इसमें एक नया एलिमेंट डालते हैं, वो एट द एंड ऑफ द क्यू डालते हैं, उसको हम लोग NQ कहते हैं। और DQ मतलब जब इसको किसी को आउट निकालना होता है या किसी को हमें सर्विस देना पड़ता है, तो हम लोग फ्रंट ऑफ द क्यू से निकाल देते हैं, क्योंकि हमें ये प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है। अब यूज कहां पे होता है, मैंने आपको डिफरेंट यूजेस बताए। प्रिंटर मैंने एक यूज केस बताया आपको, ठीक है। सेकंड यूज केस मैंने आपको कस्टमर सर्विस का बताया, कस्टमर केयर सर्विसेज, ठीक है। थर्ड मैंने आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम, फिर मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में बता दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलर्स होते हैं, तो उसमें एक शेड्यूलर, उसको हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला शेड्यूलर कहते हैं, ठीक है। टास्क शेड्यूलिंग के लिए काम आता है, विल सी दैट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये इसका काम है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि देखो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर हमें क्यों यूज करना पड़ता है। कभी स्टैक अच्छा लगता है तो कभी क्यों स्टैक, मैंने आपको ब्राउजर में जब यूज करते वहां पे स्टैक यूज होगा, तो फिर आपको मैंने यहाँ पे बताया
कि क्या कैसे क्यूज हुए। फिर क्यूज के बहुत टाइप्स होते हैं, यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूज। आपके पास एक सर्कुलर क्यू मैकेनिज्म होता है, तो वो हम नहीं जाएंगे। फिर आपको इतना पता होना चाहिए कि देयर आर समथिंग कॉल्ड एज क्यूज, वो ऐसे काम करते हैं। तो फिर मैंने आपको बोला एक ऑपरेशन होता है सर्चिंग, क्योंकि बार बार हमें सर्च करना पड़ता है, ठीक है ना। आपने देखा सर्चिंग क्या करते हैं, वो सॉ टू टाइप्स ऑफ सर्च। हमने देखा एक लीनियर सर्च, ठीक है, लीनियर सर्च देखा। तो दूसरा हमने देखा बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च। अब लीनियर सर्च में आपको मैंने बोला एडवांटेज ये है कि आप क्या कर सकते हो, इफ यू हैव थिंग्स इन अनऑर्डर, आपका कोई ऑर्डर वहां पे नहीं है, दे आर सपोज रैंडम, तो आप फिर भी उसको लीनियरली सर्च कर सकते हो। कोई चीज ढूंढ रहे हो आप, तो आप लीनियर सर्च कर सकते हो। इसमें ऑर्डर का होना जरूरी है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम इसका यह है कि इसमें ऑर्डर एंड टाइम लगता है, जितना एलिमेंट उतना टाइम लगता है। आप अगर पूरी डिक्शनरी आपके पास है, अगर आपको कोई वर्ड ढूंढना है, तो उस वर्ड में ऐसा अगर वो रैंडमली डिक्शनरी में वर्ड्स रखे गए हैं, तो आपको हर एक वर्ड चेक करना पड़ेगा। उसका एडवांटेज ये है कि आप एक एक वर्ड जाना है तो आप रैंडम में भी सर्च कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि वहां पे ऑर्डर हो, अगर ऑर्डर नहीं भी है तो भी आप सर्च कर सकते हो। द प्रॉब्लम देयर इज कि वहां पे ऑर्डर एंड टाइम लगेगा, आपको एक एक करके वर्ड चेक करना पड़ेगा। फिर हमने सोचा ओ इससे अच्छा कुछ और कर सकते क्या, तो हमने बोला बाइनरी सर्च करते हैं। पर इसमें लिमिटेशन ये है कि इसमें ऑर्डर होना जरूरी है। ऑर्डर मतलब ये तो कोई असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर होना, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बाइनरी सर्च करते हैं। टाइम तो इसमें कम लगता है, इसमें टाइम लॉग एन लगता है। लेकिन आप देखो कि आप कितनी बार सर्च कर रहे होते हो, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आप कितने टाइम सर्च करो। मोबाइल फोन खोला सर्च किया, कॉन्टैक्ट कोई है तो वहां पे सर्च किया, तो ऐसे ही आपके पास व्हाट्सएप है, वहां पे आप लोग कॉन्टैक्ट चेक करो, वहां पे सर्च किया। तो आप दिन में एटलीस्ट 10 20 30 40 बार सर्च कर रहे होते हो जब भी आप मोबाइल फोन या कंप्यूटर यूज कर रहे हो। तो इसका मतलब सर्चिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। तो इसके लिए क्या है कि क्या हम कोई ऐसा सर्चिंग ऑपरेशन बना सकते हैं जिसमें इवन अगर रैंडम भी रखेंगे हम लोग ऑर्डर, उसमें हम लोग यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, ऑर्डर इज रिस्ट्रिक्शन। ये तो इसका ये फायदा है कि रैंडम रख सकते हैं, लेकिन इस बाइनरी सर्च का फायदा ये है कि इसमें टाइम कम लगता है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हो जिसमें सर्चिंग इजी हो जाए एटलीस्ट, तो उसके लिए बनाया गया, उसको हम लोग कहते हैं हैश टेबल्स। अब ये हैश टेबल क्या होता है, दिस हैश टेबल इज वेरी गुड। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास की और वैल्यूज की पेयर्स होते हैं, की वैल्यू पेयर्स। अब की वैल्यू पेयर्स कैसे होते हैं, सपोज जब भी आप कोई चीज एक टेबल की तरह मान लो, एक टेबल की तरह होता है जिसमें क्या होगा, जिसमें आपका एक की होता है, आपका एक वैल्यू होता है। जब भी आप इसमें कुछ स्टोर करते हो, कोई चीज आप स्टोर करते हो, आप क्या करते हो, सपोज आपको स्टोर करना है नंबर्स, आप स्टोर नंबर कर सकते हो, लेट्स सपोज 150 180 ऐसा कुछ स्टोर करते हो। अब हर एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका की रखते हो, और ये की जो है ना, वो की कैलकुलेट करते हो बेस्ड ऑन दिस वैल्यू। तो आप क्या करते हो, आप एक ऐसी फंक्शन बनाते हो जिसको हम हैश फंक्शन बोलते हैं। हैश फंक्शन क्या होता है, वो आपका जो वैल्यू है उसको इनपुट ले लेता है, ठीक है। हैश फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपकी वैल्यू को है वो इनपुट लेता है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है प्लीज बेयर विद मी फॉर 2 मिनट्स, मैं इसको फिर रैप अप कर देता हूँ। हैश फंक्शन क्या करता है, जो भी आपको वैल्यू सपोज इसमें डालना है इस हैश टेबल में, वो उसको हैश कर देता है, यानी कि उसको वैल्यू सपोज आपने 150 डाल दिया तो इसका एक की जनरेट करके देगा आपके पास। ये ऐसी बात है कि जब आप कोई चीज सपोज कहीं पर रखना चाहते हो, तो आपको अगर उसको ढूंढना है तो आपको एक कार्ड दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा लो, सपोज अगर आप शॉपिंग मॉल्स में गए होंगे या आप सपोज कभी स्कूल में जाते हो, तो आपको आप जब कोई चीज वहां पर रख दी तो वो आपको एक टोकन देते हैं कि ये टोकन मुझे बाद में वापस देना, तो मैं जल्दी ढूंढूंगा कि आपकी चीज कहां पे है। तो वो एक हैश टेबल होता है, ठीक है ना। तो वहां पे क्या किया जाता है, जहां पे आपका सामान रखा जाता है तो वहां का जो टोकन है वो आपको दिया जाता है। सिमिलरली जैसे आपको कोई वैल्यू डालना पड़ता है, तो उसमें क्या करते हैं, एक फंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं हैश फंक्शन। हैश फंक्शन में उस वैल्यू को डाला तो वो वहां से एक की जनरेट करके देता है, और फिर ये की यहाँ पे डालेंगे, सब उसको हम लोग K1 कहेंगे, और फिर K2 यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके K3। अब जैसे आपको सर्चिंग करना है, ठीक है, जैसे आप कोई चीज सर्च करना है, तो वो क्या करेगा, वो पहले ये हैश फंक्शन को यूज करेगा। सपोज आपने आप कोई चीज उसको आप बोल रहे हो मेरे बैग दे दो, वो आपको बोलेगा चलो आप मुझे की अपना बता दो, तो आप उसको अपना टोकन दे दोगे, वो आपको देगा कि आपका बैग कहाँ पे है, वो आपको अपना बैग रिटर्न कर देगा। और इसमें उसको कितना लगता है, ऑर्डर 1 ऑपरेशन। ऑर्डर 1 क्यों, क्योंकि वो एकदम से देखता है, क्योंकि उसको आप एक एक करके सर्च नहीं करना पड़ता, वो आपका की देखता है और वहां पे की को सर्च करता है कि ये की यहाँ पे है, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, हैश फंक्शन क्या है, जैसे आप कोई वैल्यू ढूंढने की बात करते हो तो ये हैश फंक्शन उस पर अप्लाई किया जाता है, तो वहां से आपको ये की मिल जाता है। फिर इस की को उठाया जाता है और इस की में चेक किया जाता है, ठीक है ना। इस की का एक एड्रेस होता है और वहां पे जाया जाता है और आपको डायरेक्टली उसका वैल्यू दिया जाता है। दिस इज हाउ हैश टेबल्स वर्क। अभी हैश टेबल्स कभी इनको डिक्शनरीज कहते हैं, कभी इनको हैश मैप्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, इनमें एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग कहते हैं हैश फंक्शन, ठीक है ना। हैश फंक्शन क्या करता है, आपके वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक हैश वैल्यू देता है जिसको हम लोग की कहते हैं। इसको कभी कभी आप सुनोगे हैश वैल्यू भी, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपने कोई वैल्यू दिया, एक वैल्यू फंक्शन के पास या फंक्शन के थ्रू चला जाता है। अब वो फंक्शन क्या करता है, इस वैल्यू का आपको हैश वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। और जैसे आपको वही चीज ढूंढना है, अब यहाँ पे स्टोर कैसे होगा, यहाँ पे स्टोर होगा हैश वैल्यू एंड देन इसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, यानी की और इसका वैल्यू, जिसको हमने की और वैल्यू बोला। तो आप नेक्स्ट टाइम जब आओगे कोई चीज सर्च कर रहे हैं, तो पहले आप ये हैश फंक्शन यूज करोगे उसका की निकालने के लिए। वंस यू गॉट द की, तो उसके बाद आप इस टेबल में वो की के कॉरस्पॉन्ड देखोगे कि वो वैल्यू कहां पे है और उसको आप बताओगे। दैट इज व्हाई यहाँ पे जो टाइम लगता है दैट इज ऑर्डर एंड टाइम। यहाँ पे बहुत सारे इशू भी आते हैं हैश टेबल में, देयर आर कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज कोलिजन्स, वो आपको मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, बिकॉज़ दिस हैश टेबल्स इन इटसेल्फ इज अ लेक्चर फॉर कपल ऑफ वीक्स। अभी तक हमने क्या सोचा कि सर्चिंग के लिए एक बहुत अच्छे डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं हैश मेप्स हैश टेबल्स। तो वो क्या करता है, वो ऑर्डर वन में यानी कांस्टेंट टाइम में वो आपको सर्चिंग करके देता है। कैसे, जैसे आपने कोई चीज वहां पे वैल्यू डाली, उसका वो एक हैश वैल्यू बना देता है। हाउ, क्योंकि एक फंक्शन से उसको गुजारा जाता है, उस फंक्शन में इनपुट लेता है वो वैल्यू, उसके बाद वहां से हैश वैल्यू देता है, फिर उसको स्टोर किया जाता है बाई की वैल्यू पेयर्स। नेक्स्ट टाइम जब आप उस चीज को सर्च करने आओगे तो आप फिर से उसको हैश फंक्शन में गुजारोगे, तो हैश फंक्शन आपको हैश वैल्यू दे देगा और हैश वैल्यू आप इस हैश टेबल में सर्च करोगे, की सर्च करोगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका वैल्यू होगा। एनी क्वेश्चंस ऑन हैश टेबल्स, किसी का कोई क्वेश्चन हैश टेबल्स पे? ठीक है, अभी आपने देखा क्यूज होते हैं, मैंने उसके बाद आपको बताया हैश टेबल, उसके बारे में बता दिया, और हैश टेबल का यूज भी आपको मैंने बता दिया कहां पे यूज होता है। जहां पे आप सर्च करते हो वहां पे हैश टेबल यूज होता है। नाउ विल कम टू यूनिक डेटा स्ट्रक्चर व्हिच कॉल्ड एज अ ट्री। कंप्यूटर साइंस में एक डेटा स्ट्रक्चर ट्री भी होता है। अब ट्री कैसे होता है वो आपको मैं बता देता हूं। अब हर एक चीज को हम लोग नोड में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना। उसमें हम लोग ऐसा एक डॉट डालते हैं जिसको हम लोग नोड कहते हैं। जो पिछली बार भी हमने लिंक लिस्ट में एक देखा था, हर एक एंटिटी को हम लोग नोड कहते हैं। फिर इन नोड्स के आपस में लिंक्स होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग एजेस कहते हैं। एक यहाँ पे एक नोड होगा, यहाँ पे दूसरा नोड होगा, तो ये कनेक्टेड होंगे आपस में, तो इसको हम लोग एजेस कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो चीज दो को कनेक्ट करेगा उसको हम लोग एज कहेंगे, और नोड मतलब जो एक एंटिटी हमारे पास होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक पर्सन, हम इसको ट्री क्यों बोलते हैं कंप्यूटर साइंस में। सपोज आपका किसी का कोई ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है, वहां पे एक ग्रैंड पेरेंट यहाँ पे हम लोग बताएंगे, ठीक है। फिर उसके सपोज कुछ बच्चे हुए, यहाँ पे उसका चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 ऐसे करके हुआ, ठीक है। कहीं और बंदा जिसका कोई और ग्रैंड पेरेंट था, तो उनके एक सपोज 2-3 बच्चे ऐसे थे, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3 ऐसा कुछ हुआ सपोज। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सपोज यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे, इन दोनों की शादी हो गई से, इनका एक और सपोज यहाँ से ये दो आए और हमने ऐसे बनाया। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जनरली हम क्या करेंगे, एक रूट नोड यहाँ पे होगा, ठीक है, उसके बाद उसके चाइल्ड नोड्स होंगे, ठीक है, और इन चाइल्ड नोड्स के और चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हो सकता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग ट्री कहते हैं। दिस इन कंप्यूटर साइंस इज कॉल्ड एज ट्री। इस नोड को हम लोग रूट नोड कहते हैं। ये रूट नोड होगा और यहाँ पे इनको हम लोग एजेस कहते हैं, और इनको हम लोग लेवल 1 ये यहाँ पे ये चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन ऑफ लेवल 1 चिल्ड्रन, ये सब। उसके बाद ये भी इन एंड नोड्स को हम लोग लीफ नोड्स कहते हैं, यानी इस नोड को हम लोग लीफ नोड कहते हैं। सब लोग ये टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे। क्या क्या है इसमें, फिर मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास कोई एंटिटी होती है, हम उसको नोड मानते हैं। फिर ये नोड आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं कि इनमें हायरार्की होता है। हायरार्की मतलब पहले एक टॉप लेवल, दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल, ऐसे ऐसे करके आता है। अब रूट नोड होगा जहां से ये स्टार्ट हुआ होता है, इसको इसलिए रूट कहते हैं। अगर आप देखोगे कंप्यूटर साइंस का ट्री उल्टा होता है। जनरली ट्री ऐसा होता है, उसका रूट यहाँ पे होता है और फिर उसकी ब्रांच ऐसे होती है। कंप्यूटर साइंस का ट्री कैसे होता है, उल्टा, उसमें रूट ऊपर होता है, रूट नोड ऊपर होता है और बीच में आपके चिल्ड्रन होते हैं और एंड में आपके लीफ नोड होते हैं, और यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स भी हो सकती है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग ट्री को डिफाइन करते हैं। अब ये काम कहाँ पे आता है, जब आप कंप्यूटर में सपोज चला रहे होते हो, अब कंप्यूटर में फाइल सिस्टम आपका है, तो आपने एक फोल्डर बना दिया, फोल्डर 1, ठीक है। इस फोल्डर 1 के अंदर आपने और 2 फोल्डर बना दिया, फोल्डर 2 और फोल्डर 3, ठीक है। यहां पे आपने एक और फोल्डर बना दिया, सपोज गेम्स, यहां पे आपने म्यूजिक, और इस फोल्डर 3 में आपने सपोज लिखा, यहाँ पे आप एजुकेशनल मटेरियल पढ़ रहे हो, यहाँ पे आपने रखा फिजिक्स, और यहाँ पे आपने केमिस्ट्री का नाम रखा। तो आप देख रहे हो ना, डिफरेंट लेवल ऑफ नोड्स बन रहे हैं। फोल्डर 1 जो आपका था, सपोज ये आपका कोई सी ड्राइव था, मैं आप इसको कंप्यूटराइज करता हूं, तो दिस वाज योर ड्राइव जहां पे आप रख रहे हो। उस ड्राइव में आपने 2 फोल्डर बनाए, यहाँ पे आपने एक फोल्डर बनाया, दिस वाज फॉर एंटरटेनमेंट, एंड दिस फोल्डर वाज फॉर एजुकेशन। जनरली जो आप करते हो, मोबाइल में भी आप करते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर्स बनाते हो। वो कैसे बनता है, वो एक ट्री स्ट्रक्चर बना रहा होता है। ड्राइव में वो क्या कर, जैसे आप ड्राइव पे क्लिक करोगे, आपके उसके 2 नोड्स दिखेंगे, आपके 2 चिल्ड्रन नोड दिखेंगे, एक तो एंटरटेनमेंट, ठीक है, और उसके बाद एजुकेशन। अब एंटरटेनमेंट में आपके पास गेमिंग है और म्यूजिक है, यानी गेम्स है, जो म्यूजिक है, जो आपने सेपरेट फोल्डर्स में रखी है। तो वैसे ही फिर आप यहाँ पे गेम्स में आपके पास मल्टीपल फाइल्स हो सकती है। आपके पास सपोज GTA 5 हो सकता है, और भी बहुत सारे गेम, फ्री फायर, पबजी, व्हाटएवर यू हैव।
म्यूजिक में आप लोग आपके पास कुछ फाइल्स हो सकती हैं। सिमिलरली जब आप यहाँ पे होगा फिजिक्स में आपके लेक्चर्स हो सकते हैं, टॉपिक वाइज लेक्चर्स, फिर यहाँ पे भी आपका ऐसे होगा। तो आप देख रहे यहाँ पे हम लोग हायरार्की में कोई चीज रख रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे रूट नोड। दिस इज माई रूट नोड। अब यहां से यहां तो ये एज जाता है, दिस इज कॉल्ड एन एज, जो इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। दीज आर लेवल 1 चिल्ड्रन, ये लेवल 2 चिल्ड्रन, ऐसे ऐसे करके लास्ट में जो फाइल्स होंगे इनको हम लोग लीफ नोड्स कहेंगे। दिस इज स्टोर इन स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ट्री। जब आप देखोगे कि आपकी फाइल जो स्टोर होती है वो कैसे स्टोर होती है, फिर वो स्टोर होती है आपके ट्रीज में, ठीक है ना। जब हम पढ़ेंगे डेटाबेस वहां पे हम देखेंगे देयर समथिंग कॉल्ड एज बाइनरी ट्रीज एंड वी विल सी समथिंग कॉल्ड एज बी प्लस ट्रीज। फिलहाल के लिए आपको ये देखना है कि देखो ट्री ऐसे स्टोर होता है। आप इवन HTML जो आप बना रहे हो ना, HTML में भी एक ट्री स्ट्रक्चर यूज होता है। प्रॉब्ली यू माइट हैव हर्ड, HTML में आप कोड लिख रहे होते हैं, HTML को पार्स करना पड़ता है, उसको हम लोग डॉम ट्री कहते हैं, DOM ट्री। अगर आपने ये टर्मिनोलॉजी नहीं सुनी, इट्स ऑल राइट, थोड़ा बहुत HTML आपने सुना है, तो वहां पे भी क्या होता है जब क्योंकि हर एक चीज को पार्स करना पड़ता है, ठीक है ना, तो वहां पे हम आपके पास ये डॉम ट्री बनता है। डॉम ट्री से की वजह से वो पार्स हो जाता है। आपको पता है कि यहाँ से HTML है, इसके अंदर बॉडी है, उसके अंदर div है, इसके अंदर पैराग्राफ्स है, तो वो सब चीज किससे होता है, ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर अंदर से बना होता है। इवन गूगल ड्राइव का आपका है, अगर आपको चेस इंजन बनाना होता है, चेस इंजन में भी आप लोग यही चीज यूज करते हो, आप वहां पे ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी ये नोड जो आपस में इंटरकनेक्ट, चिल्ड्रन भी कनेक्टेड होते हैं। सपोज आपने यहाँ से एक नोड बना, वो किसी और जगह कनेक्टेड था ऐसे और ऐसे, और फिर ये कनेक्टेड था, ये रूट भी कनेक्टेड था, यहाँ पे वो रूट का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा फिर, तो यहाँ पे आपस में ये भी कनेक्टेड थे। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्राफ। अब ट्री जो है वो एक स्पेशल टाइप का ग्राफ है जो हायरार्की में होता है। ग्राफ एक जनरल स्ट्रक्चर है, इसमें नोड्स होते हैं और एजेस होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। और मैंने आपको पिछली बार बताया था ये ग्राफ एल्गोरिथम कितने इंपॉर्टेंट है। सपोज मैप, गूगल मैप्स में ग्राफ एल्गोरिथम यूज होते हैं, या आपको मैंने एक एल्गोरिथम बताया डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम, वहां पे वो ग्राफ यूज होता है। सोशल नेटवर्क्स में ये ग्राफ एल्गोरिथम यूज होते हैं। अब हर एक चीज एंटिटी यहाँ पे हो सकता है, एक फ्रेंड होगा, एक पर्सन होगा, ये दूसरा पर्सन है, ठीक है, ये तीसरा पर्सन है, आपस में एक कनेक्टेड होने का मतलब इनकी फ्रेंडशिप है। तो ऐसे ऐसे हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर में रखते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्राफ्स, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। तो इस पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम होते हैं। फिर हम वापस आते हैं ट्री पे। ट्री पे आपने देखा, अब ट्री में क्या होता है, रूट नोड होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ चिल्ड्रन होते हैं, और लास्ट में जो चिल्ड्रन नोड होगा उसको हम लोग लीफ नोड्स कहते हैं। नोड्स मतलब होता है एक एंटिटी, तो वो जिससे कनेक्टेड होंगे उसको हम लोग एज कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने कहा क्या कर दिया आपको कि आपका जो फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम जो आपका है, जब फाइल स्टोर करते हो कंप्यूटर पे या आपके मोबाइल फोन पे, वो ट्री यूज कर रहा होता है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया, जब आप HTML में कोड लिख रहे होते हो, तो HTML में आपका हर एक वेब पेज है, क्योंकि उसमें आपने HTML कोड लिखा, बॉडी लिखा, div लिखा, पैराग्राफ्स लिखे, तो ये सब एक ट्री में स्टोर होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं DOM ट्री, क्योंकि इसको पार्स करना पड़ता है उस पूरे HTML को। सिमिलरली मैंने आपको बोला अगर आप चेस बनाओगे, बाद में हम लोग कभी चेस गेम बनाएंगे, वंस यू आर लर्निंग पाइथन, तो उसमें आपका चेस इंजन जो होगा उसमें आपके हमारे कुछ कॉल्ड है चेस इंजन मूव ट्री, ठीक है ना, एवरी पॉसिबल मूव को ब्रांच कर देता है, ठीक है ना, उसमें हम लोग ये ट्रीज को यूज करते हैं। फिर इस ट्री का एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे तो हमने देखा रूट था, चिल्ड्रन था और बाकी बाकी नोड्स थे। अब अगर ये सारे नोड्स कनेक्टेड, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ऑफ रूट नहीं रहता, फिर यानी रूट भी किसी और से कनेक्ट हो, यहाँ पे कोई हायरार्की का कॉन्सेप्ट नहीं, लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं रहता। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, वी कैन कॉल दिस लेवल 0, जिसको हम लोग लेवल 0 मानते हैं, लेवल 1 और लेवल 2, क्योंकि आप इसको लेवल्स में काट सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर मैंने आपको बोला कि अगर ये लेवल्स में आप नहीं काट सकते, अगर ये हायरार्की नहीं रहा, अगर हर एक नोड हर एक के साथ कनेक्टेड हो सकता है, तो उसको हम लोग फिर ग्राफ कहते हैं, दिस कॉल्ड एज ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। अब ये ग्राफ में भी क्या हो सकता है, इट कैन बी डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ, अब मैं एग्जांपल, डायरेक्टेड ग्राफ मतलब क्या होता है, सपोज अगर आपके पास यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे दो नोड है, यहाँ पे भी एक नोड है, यहाँ पे दो नोड है। सपोज दिस इज फ्रेंड, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ साकिब, जिसने कल क्वेश्चन पूछा था, वहां पे दूसरा स्टूडेंट है सरमद, मान लेते हैं ये फ्रेंड्स है आपस में, तो साकिब इज फ्रेंड ऑफ सरमद। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अनडायरेक्टेड नोड होगा। अनडायरेक्टेड का मतलब साकिब भी फ्रेंड है सरमद का, सरमद भी फ्रेंड है साकिब का, डायरेक्शन दोनों साइड है, दिस इज बाई डायरेक्शनल इवन, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करता ऐसे सिचुएशन में। लेकिन अगर तो सपोज ये ऐसा है कि दिस इज सपोज प्लेस 1, या हम ऐसा मानेंगे कि दिस इज से किसी का कोई पेरेंट है, यहाँ पे पेरेंट का नाम मान लेते हैं अब्दुल, ठीक है, यहाँ पे उसका जो चिल्ड्रन है, ठीक है, उसका चिल्ड्रन मान लेते हैं सपोज महनूर, कुछ भी मैं नाम दे रहा हूं। तो अब्दुल इज अ पेरेंट, अगर मैंने इस एज को पेरेंट बना दिया तो यहाँ पे डायरेक्शन का मैटर करता है। अब्दुल पेरेंट है महनूर का, लेकिन महनूर इज नॉट पेरेंट, तो इसलिए डायरेक्शन यहाँ पे होगा। तो ऐसे ग्राफ्स को जहां पे डायरेक्शन होगा उनको हम लोग कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ्स, और इन एजेस को हम लोग कहते हैं डायरेक्टेड एजेस, ठीक है। और यहाँ पे जहां पे डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता, सपोज मैंने बोला साकिब इज अ फ्रेंड ऑफ सरमद, सरमद इज आल्सो अ फ्रेंड ऑफ साकिब, तो ये रिलेशन क्या होता है, इनको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस। रिलेशन सिमेट्रिक है आपस में। अगर आप दो भाई हो, अगर एक दूसरे का भाई है, दूसरा भी उसका भाई है, रिवर्स में ए बी का भाई है,
तो बी ए का भी बाई है, तो वहां पे सिमेट्री रिलेशन है। सपोज सिमिलर फ्रेंडशिप में भी सिमेट्रिक रिलेशनशिप है। इनको हम लोग कहते हैं अनडायरेक्टेड एजेस, अनडायरेक्टेड एजेस। अब ग्राफ में और एक चीज होता है, अब इन एजेस पे वेट हो सकता है, इन एजेस का कुछ वैल्यू हो सकता है, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं वेटेड ग्राफ्स। वेटेड ग्राफ मतलब सपोज अगर हम मैप बना रहे हैं, हम लोग कहीं से यहां से जा रहे हैं, हम लोग मागम से पटन जा रहे हैं, अब यहाँ पे एज है, ये एज जो है ये अनडायरेक्टेड है क्योंकि ये रोड दोनों साइड से है, ये मागम से पटन भी जाता है, पटन से मागम भी आता है, लेकिन यहाँ पे वेट होगा, वेट सपोज कितने किलोमीटर्स है, मान लेते हैं 7 किलोमीटर्स है, तो ये 7 किलोमीटर जो है यहाँ पे वैल्यू आ गया, इस पे इस एज पे एक वेट आ गया, ठीक है, दिस इज वेटेड ग्राफ, इसको हम लोग कहते हैं वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। ऐसे वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकते हैं, क्या आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बनाओगे इस ग्राफ को, ये वेटेड ग्राफ, और दूसरा हमारे पास हो सकता है अनवेटेड ग्राफ, अनवेटेड ग्राफ। तो आपने देखा कितने डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, और भी बहुत सारे होते हैं, दीज आर बेसिक डेटा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया ना, ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ से ट्रीज से मैं आपको बता सकता हूँ कि बाइनरी सर्च ट्रीज होते हैं हमारे, उनको हम लोग बीएसटीज कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इनका मतलब होता है बाइनरी सर्च ट्रीज। और भी हमारे पास होता है, हमारे पास और स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम लोग हीप्स कहते हैं, हमारे पास होता है रेड ब्लैक ट्रीज, ठीक है, वैसे मैंने आपको बोला बी प्लस ट्रीज होते हैं, ये सब के सब और भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन आपने जो अभी देखा दीज वर द ट्रीज, दीज वर द डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। सब मैं स्टार्ट कहां से हमने किया था, एरे से, फिर हमने देखा था लिंक्ड लिस्ट, फिर हमने देखा था स्टैक, फिर हमने देखा था क्यू, ठीक है, फिर हमने देखा था हैश मैप या हैश टेबल, फिर हमने देखा था सपोज ट्री, एंड देन व्हाट वी सॉ इज अ ग्राफ। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग और भी चीजें होती है, जो मैंने बोला हीप्स होती है, ट्रीज में टाइप्स होती है, बाइनरी सर्च ट्रीज होती है, बी प्लस ट्रीज होती है, प्रीफिक्स ट्रीज होती है, प्रीफिक्स, ठीक है, उसके बाद रेड ब्लैक ट्रीज होते हैं, बहुत सारे और टाइप्स के ट्रीज होते हैं। एंड देन आपके पास होता है हीप, हीप में भी बाइनरी हीप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें और भी होती है। तो दीज आर सम एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स जो हमने टच नहीं किए, मैंने आपको सिर्फ नाम बोला, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने इनका थोड़ा थोड़ा आपको बताया काम कहाँ, पहले तो मैंने इनका आपको डेफिनेशन बता दिया होता क्या है एक्चुअली में ये, सेकंड मैंने आपको बोला कि ऑपरेशन क्या करते हैं, और फिर मैंने आपको बता दिया कि यूटिलाइज कहाँ पे होता है, इनका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, ठीक है। अगर आपको ये सब समझ आ गया तो यू हैव एट लीस्ट हैड बर्ड्स आई व्यू ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, आपको यहां तक ये समझ आया। और इवन यू नो इस एरे में भी होता है, इस एरे में होता है 1D एरे, 2D और मल्टी डायमेंशनल एरेज, ठीक है, इस लिंक लिस्ट में होता है सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, बहुत सारी चीजें होती है। इस स्टैक में भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हम स्टैक कैसे मॉडिफाई करते हैं। क्यूज में आपको मैंने बताया सर्कुलर क्यूज होते हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स के। हैश मैप्स में मैंने आपको बता दिया कि दिस अ टॉपिक इन इटसेल्फ, कि हैश मैप्स में कोलिजन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, इसमें बहुत कुछ चीजें हैं। ट्री में मैंने आपको बता दिया हाउ वास्ट दिस टॉपिक इज। तो ग्राफ में मैंने आपको बता दिया कि ग्राफ में कितने सारी चीजें होती है। एंड देन यू सी दिस एवरेज स्ट्रक्चर आल्सो। तो बोलने का सिर्फ इतना मकसद था इसको कि कैसे आप ये एल्गोरिथम्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे। इट डिपेंड्स कि आप कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज करोगे। तो इसलिए आपको ये बर्ड्स आई व्यू दिया गया कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है हमारे पास। आप एक्सपर्ट तो नहीं बने, ठीक है ना, एक्सपर्ट तो आप एटलीस्ट नेक्स्ट 2 साल तक नहीं बनोगे इसमें, लेकिन एटलीस्ट आपको एडवांटेज ये आ गया, आपको नाम पता है अभी, अच्छा ये चीजें होती है। तो वंस वी गो डिग डीपर इनटू दिस, इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू, क्योंकि आपने एक बार ये सुना होगा तो नेक्स्ट टाइम आपको आसान होगा इसको पिकअप करने में। एनी क्वेश्चन से देयर, किसी को कोई क्वेश्चन वो पूछ सकता है मुझे। तो इन दिस डेटा स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं जिसमें हम लोग डेटा रखते हैं। तो स्टार्ट हमने किया था एरेज से, उसके बाद हमने पढ़ा लिंक लिस्ट, उसके बाद स्टैक्स, क्यूज, हैश मैप्स, ट्रीज और ग्राफ्स। तो हैश मैप्स में एक चीज मैंने जो आपको बताई जो रिकॉर्डिंग में नहीं आई, दैट आई रिकॉर्ड नाउ, तो ये है कि हैश मैप्स में जब आपके पास कोई वैल्यू पॉपुलेट करना होता है, जब आपको उसमें वैल्यू डालना होता है, तो आप वो वैल्यू उठाते हो, उसको एक फंक्शन से पास करते हो, उसको हम लोग कहते हैं हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन क्या करता है, ये इनपुट लेता है आपके वैल्यू को, एंड इट क्रिएट्स व्हाट्स कॉल्ड एज अ की, और हैश वैल्यू क्रिएट करता है जिसको हम लोग की कहते हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग ये वैल्यू को स्टोर कर रखते हैं। हमारे पास एक ऐसा टेबल होता है, तो हमें सपोज 180 को स्टोर करना है, ये 180 को मैं पास कराऊंगा एक फंक्शन में से, वो मुझे वहां से एक की दे देगा, और वो की यहां पे मैं इंसर्ट करूंगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा। तो दिस इज हाउ आई पॉपुलेट दिस। नाउ वंस आई हैव टू रिट्रीव इट, एक बार मुझे इसको रिट्रीव अगर करना पड़े तब मैं यही प्रोसेस रिपीट करता हूं। मैं क्या करता हूं, यही वैल्यू दिया, इसी फंक्शन को दिया, और वहां से वो फिर से की दे देगा। अब फिर मैं इस की को यहां पे देखता हूं और यहां से मैं उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखता हूं। तो व्हाट इज दिस गुड फॉर, दिस इज गुड फॉर सर्चिंग ऑपरेशन। ये सर्चिंग ऑपरेशन कितने टाइम में करता है, कांस्टेंट टाइम में। दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू अबाउट हैश मैप्स। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रीज। पढ़ा ट्रीज में ये ऐसा एक स्ट्रक्चर है विच इज हायरार्किकल इन नेचर, जिसमें हायरार्की होगी, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे हायरार्की होती है।
अब लेवल 0 पे जो नोड होता है ये बना होता है किससे, नोड्स और एजेस से, यानी हर एक एंटिटी को हम लोग नोड कहते हैं। अब नोड में जो कनेक्शन हो आपस में उसको हम लोग एज कहते हैं, या नोड्स को कभी कभी हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग वर्टेक्स भी कह सकते हैं। तो ये जो नोड्स आपके पास ये कनेक्ट होंगे बाय एजेस, तो वहां पे फिर जो रूट पे आएगा उसको हम लोग रूट नोड कहते हैं, लेवल 0 पे आएगा उसको हम लोग रूट नोड कहते हैं, फिर उसके चिल्ड्रन होते हैं, फिर उनके चिल्ड्रन होते हैं, एंड पे जो लास्ट वाले नोड्स होंगे उनको हम लोग लीफ नोड्स कहते हैं। काम कहां पे आता है, यू हैव सीन दैट। फिर हमने देखा कि अगर इसको जनरलाइज करना है, जनरलाइज करने का मतलब अगर हायरार्की में नहीं रखना है, कोई भी नोड किसी के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग ग्राफ कहते हैं। फिर ग्राफ में हमने टाइप्स देखे, अनडायरेक्टेड हो सकता है, डायरेक्टेड हो सकता है, वेटेड हो सकता है, अनवेटेड हो सकता है। डायरेक्टेड मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, नोड ए से नोड बी या नोड बी से नोड सी, ऐसा डायरेक्शन होगा, ठीक है। अगर हमारे पास डायरेक्शन नहीं है तो कोई डायरेक्शन नहीं, ए बी भी जा सकता है, बी से ए भी आ सकते हैं। वेटेड का मतलब ये था कि हम किसी चीज को वेट असाइन कर सकते हैं, जैसे हम लोग ने मैप देखा यहाँ पे, दिस मैप वाज फॉर डिफरेंट प्लेसेस। अब प्लेस एस से प्लेस पी जाना है तो 12 किलोमीटर है, प्लेस एस से प्लेस एम जाना है तो 10 किलोमीटर है। सपोज वैसे ही प्लेस एस से हमें सपोज प्लेस एच जाना है तो हम लोग इसके थ्रू जा सकते हैं, एस पी और एम, या एस एम एच ऐसे जा सकते हैं, ऐसे ऐसे डिफरेंट पाथ से, और फिर हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ सकते हैं। बट यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे हमारे पास कुछ वेट्स डिफाइंड है, दीज आर कॉल्ड एज वेटेड ग्राफ्स। तो हमारे पास ग्राफ्स थे। उसके बाद मैंने बोला देयर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर जो और भी होते हैं, सपोज ट्रीज में हमारे पास बाइनरी सर्च ट्रीज होते हैं, ठीक है, हमारे पास बीबीएसटी भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस बाइनरी सर्च ट्रीज। तो वैसे हमारे पास बी प्लस ट्रीज होते हैं, प्रीफिक्स ट्रीज होती है, रेड ब्लैक ट्रीज होते हैं, हमारे पास हीप्स होते हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स के डेटा होते हैं जो आपको जानने की जरूरत है नहीं। जो सपोज अगर आपने बहुत अच्छा कंप्यूटर साइंस पढ़ा तो आप ये सपोज अंडरग्रेजुएट लेवल में पढ़ोगे और इनको शायद ही अप्लाई करोगे, बट इफ यू आर गुड एनफ बाद में आप देखोगे कि आप इनका यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। सो विल स्टॉप द डिस्कशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स हियर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं।